Hello student, we are starting a new chapter of science, that is cell. That is cell. Cell means क्या होता है? कोशिका. आज हम लोग कोशिका के विषय में पढ़ेंगे. देखिए साइंस इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट: फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. फिजिक्स मीन्स भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री मीन्स रसायन विज्ञान और बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान. आज हम लोग जीव विज्ञान से चैप्टर उठाए हैं सेल के विषय में पढ़ेंगे. पहले बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स: बॉटनी एंड जूलॉजी. बॉटनी मीन्स होता है वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी मीन्स होता है जंतु विज्ञान. तो हम लोग जो सेल पढ़ रहे हैं, कोशिका हमारा बॉटनी मीन्स होता है पेड़ पौधे के बारे में जिसमें पढ़ा जाए. पादप कोशिका प्लांट सेल के विषय में पढ़ा जाए वो बॉटनी के अंतर्गत आता है, और एनिमल सेल के विषय में पढ़ा जाए ये जूलॉजी के अंतर्गत आता है. लेकिन सेल क्या है ये हम आपको अभी समझा रहे हैं. सेल क्या है? सेल रहेगा तो भी बॉटनी आगे बढ़ेगी और जूलॉजी भी आगे बढ़ेगा. अब देखिए सेल क्या है. अगर हम एक बात कहें कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हम एक वर्ड क्या बोल रहे हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. कि सेल जो कोशिका होती है वो हमारे जीवन की एक आधारभूत इकाई होती है. मीन्स बिना कोशिका के कुछ भी बनना असंभव है. चाहे ह्यूमन बींग्स हो, डॉग हो, कैट हो, एलिफेंट हो या प्लांट सेल हो, प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो. ऑल लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ सेल. ऑल लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ सेल. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सब कोशिका से मिलके बनते हैं. हमने क्या कहा कि ऑल लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ सेल. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सब कोशिका से मिलके बनते हैं. तो आइए आज हम लोग कोशिका के विषय में पढ़ते हैं. कोशिका के विषय में पढ़ते हैं हम लोग. देखिए जैसे एक एग्जांपल हम आपको बताएंगे, आपको समझ में आएगा. मकान बनाने के लिए जरूरी क्या है? मकान बनाने के लिए अगर आपको हाउस बनाना है, होम बनाना है, तो आपको क्या जरूरी है? पहले ब्रिक्स. क्या जरूरी है? आपको ब्रिक्स, ईंट जरूरी है. ईंट जरूरी है आपको. मकान बनाने के लिए हमें ईंट चाहिए. ईंट से हम क्या बनाएंगे? ईंट से हम क्या बनाएंगे? दीवार तैयार करेंगे, वॉल तैयार होगी हमारी. ब्रिक्स से वॉल तैयार होगी और दीवार से हमारा क्या बनेगा? कमरा, रूम तैयार होगा. कमरा बहुत कमरे बन सकते हैं. डाइनिंग रूम बन सकता है, बालकनी बन सकता है, गेस्ट रूम बन सकता है. तो ये कमरा तैयार होगा. कमरा जब तैयार हुआ तो हमारा क्या बन जाएगा? घर बन जाएगा. मीन्स ईट, ब्रिक्स से वॉल से रूम से होम. इतना प्रोसेस होता है. तो घर बनाने के लिए बेसिकली हमें क्या चाहिए? बेस क्या है हमारा? ईट रहेगा तभी घर बनेगा. अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ईट नहीं रहेगा तो भी घर बन जाएगा. पत्थर से घर बन जाएगा, मिट्टी से घर बन जाएगा, घास फूस से घर बन जाएगा. लेकिन घर बनाने के लिए मिट्टी तो चाहिए, घास फूस तो चाहिए. तो ये क्या हुआ? उसका आधार हुआ. बात समझ में आई? स्पष्ट हुआ आपको कि ईट से दीवार से कमरा और कमरा से घर. जैसे घर बनाने के लिए जरूरी क्या है? ईट. उसी तरीके से मनुष्य के शरीर को बनने के लिए क्या जरूरी है? सिर्फ मनुष्य के ही नहीं, हमने आपको शुरू में बताया मनुष्य के लिए ही नहीं, चाहे वो कोई भी एनिमल्स हो, बुफेलो हो, कैट हो, डॉग हो, कोई भी एनिमल्स हो या प्लांट सेल, कोई भी पेड़ पौधा हो, सबके लिए क्या जरूरी है? सेल जरूरी है. देखिए सेल, कोशिका से क्या बनेगा? टिश्यू को क्या कहते हैं? ऊतक. टिश्यू को क्या कहते हैं? ऊतक. सेल से क्या बनेगा? टिश्यू से क्या बनेगा? आर्गन मीन्स अंग. आर्गन मीन्स अंग. सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से आर्गन बनेगा और आर्गन से बॉडी बनेगी. तो बॉडी के लिए जरूरी क्या है? सेल. बॉडी के लिए क्या जरूरी है? सेल. तो अब समझ में आप लोग को आया कि सेल क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सेल से ही सभी लिविंग थिंग्स तैयार होते हैं. अब हम सेल के विषय में और आगे जानते हैं. सेल का डेफिनेशन हम लोग क्या जानेंगे? ये तो समझ में आया आप लोग को. सेल का डेफिनेशन जानते हैं. डेफिनेशन क्या होता है? हमने एक बात आपको कहा, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. क्या कहें हम? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. लेकिन डेफिनेशन क्या होता है उसका कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. डेफिनेशन, शुद्ध डेफिनेशन क्या है? सेल इज द structural and
फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। डेफिनेशन क्या, एक डेफिनेशन आपको क्या बताए, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ कि कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। ध्यान देना, संरचनात्मक मतलब संरचना तैयार होने में एंड क्रियात्मक कार्य करने में मदद करती है। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर सेल का डेफिनेशन कभी भी पूछता है तो आप क्या लिखोगे, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और एक डेफिनेशन हम आपको बताते हैं, एवरी ऑर्गेनिज्म, every organism made up of teeny means सूक्ष्म, छोटा, teeny, माइक्रोस्कोपिक मीन्स क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक मतलब जो हम अपने नेकेड आई से न देख सके, हम नेकेड आई से उसे न देख सके, तो टीनी माइक्रोस्कोपिक यूनिट सेल हमने क्या लिखा, ध्यान देना, एवरी ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ टीनी माइक्रोस्कोपिक यूनिट सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सूक्ष्म और न दिखने वाले सेल से बने होते हैं। और सेल को हम क्या कर सकते हैं, सेल को और डिफाइन करना हो तो क्या कर सकते हैं, सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ building blocks of our life। हमने अभी बताया कि बिल्डिंग तैयार करने के लिए क्या चाहिए, ब्रिक्स चाहिए। तो हमारी बिल्डिंग कैसे तैयार हुई है, सेल से। सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर लाइफ। उसका क्या होती है, हमारे जीवन की बिल्डिंग तैयार करने का एक आधार होती है। तो सेल का डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है कि सेल का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। एथेंटिक डेफिनेशन क्या होती है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। आइए और हम सेल के विषय में जानते हैं, ये मिटा दे रहे हैं हम। और सेल के विषय में क्या जानते हैं हम, सेल देखिए जैसे बैक्टीरिया, सेल के विषय में बैक्टीरिया सिंगल सेल होता है। बैक्टीरिया क्या होता है, सिंगल सेल होता है। सिंगल सेल मतलब एक ही कोशिका होती है, किसमें, बैक्टीरिया में क्या होता है, एक ही कोशिका होती है। देखिए एक ही कोशिका बैक्टीरिया में ही नहीं होती है। शुरू में हमने क्या बताया कि सेल से ही सब कुछ बना है, तो पहले तो सेल एक ही रहती होगी, चाहे वो कुछ भी हो। बैक्टीरिया हो गया, मान लीजिए ह्यूमन बींग्स हो गए, ह्यूमन हो गए, डॉग हो गया, कैट हो गया, एलिफेंट हो गया, ये सब शुरू में इनिशियल स्टेट में, शुरू में क्या होते हैं, सब एक कोशिकीय होते हैं। शुरू में क्या होते हैं, सब एक कोशिकीय होते हैं, मतलब एक सिंगल सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इनमें सिंगल सेल पाया जाता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल तो जन्म लेते ही है और सिंगल सेल मरते तक रह जाते हैं, सर्वाइव भी सिंगल सेल में करते हैं, जैसे बैक्टीरिया। हमने क्या बताया कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल से तो सभी पहले उत्पन्न होते हैं, सिंगल सेल सबके अंदर पहले होता है, लेकिन ये सिंगल सेल में जन्म भी लेते हैं और सिंगल सेल में ही मर जाते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। ध्यान देना, यूनिसेलुलर। क्या कहते हैं इसे हम लोग, यूनिसेलुलर। जिसका सिंगल सेल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। समझ में आया आप लोग को। अब ह्यूमन बींग्स पे आ जाते हैं। ह्यूमन बींग्स का हमने क्या बताया कि सिंगल सेल होते हैं, लेकिन कब, जब जन्म लेते हैं तब सिंगल सेल होते हैं, नहीं। जब जन्म लेते हैं तो सिंगल सेल नहीं होते हैं। सिंगल सेल कब होते हैं, जब मदर सेल के ओव्यूल में और मेल के स्पर्म, जब फीमेल के ओव्यूल में और मेल के स्पर्म में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन मीन्स होता है निषेचन। फर्टिलाइजेशन जब इनके बीच होता है, फीमेल के ओव्यूल से और मेल के स्पर्म से जब फर्टिलाइजेशन होता है तो सिंगल सेल तैयार होता है, जिसे हम लोग
क्या कहते हैं, जायगोट, सिंगल सेल तैयार होता है जायगोट। उसकी बात कर रहा है कि वो पहले क्या होता है, सिंगल सेल होता है। जो ओव्यूल और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो सिंगल सेल तैयार होता है। हम उसकी बात कर रहे हैं, न कि बच्चे को पैदा होने की बात कर रहे हैं। हम इनिशियल स्टेज की बात कर रहे हैं, जब मदर सेल के ओव्यूल और मेल के स्पर्म से निषेचित होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, वह एक फर्टाइल होता है तो सिंगल सेल में कन्वर्ट होता है। लेकिन फिर क्या होता है, ये सिंगल सेल, अभी आप लोग को जब सेल डिवीजन जब पढ़ाएंगे हम, उस सेल डिवीजन दो प्रकार के होते हैं, मियोसिस, मिटोसिस, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, तो उसमें आपको बताया जाएगा। लेकिन ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि ये जो सिंगल सेल होते हैं ये 4-4 के रूप में बढ़ते हैं। ये सिंगल सेल 4-4 के रूप में, 4 से कितना होगा 16, 4 से 16, 16 से 64, ऐसे बढ़ते बढ़ते ये अरबों खरबों में चले जाते हैं। ये अरबों और खरबों में चले जाते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, वो तो एक सेल था, सिंगल सेल था, तो उसे हमने क्या कहा, यूनिसेलुलर। लेकिन ये अरबों खरबों में चले जाते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर। क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर कहते हैं। बात समझ में आई आप लोगों को कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें अरबों खरबों रहते हैं, उसे हम लोग मल्टी सेलुलर कहते हैं। इसी तरीके से जितने भी अगर कोशिकी की बात करें तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होता है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होता है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होता है। जैसे डॉग हुआ, कैट हुआ, एलिफेंट, इसी तरीके से। लेकिन यहाँ हम आगे नहीं बढ़ेंगे, बस आपको इतना हम बताएंगे कि जो भी सेल होती है वो दो ही प्रकार की होती है। कुछ लोग कहते हैं एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ दो होता है। एक होता है यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। लेकिन देखिए इस नाम को थोड़ा सा हम लोग और मॉडर्न ले जाए, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को और मॉडर्न कर दें। और मॉडर्न में क्या करेंगे हम लोग, इसका नाम हम लोग देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल आपको कपड़ा सिलवाना हुआ, ध्यान दीजिए, आपको कपड़ा सिलवाना हुआ, आपने कपड़ा लिया और मार्केट में चले गए। आमने सामने दो दुकान दिखाई दी आपको। एक दुकान का नाम था सुदामा टेलर्स और दूसरे दुकान का नाम था जैक्सन टेलर्स। तो आप तुरंत किसके पास जाएंगे, सुदामा के पास जाएंगे कि जैक्सन के पास जाएंगे? आपका दिमाग तुरंत डाइवर्ट होगा, आप जैक्सन के पास जाएंगे कि ये अच्छा सिलेगा। सुदामा के नाम से ही आपको लगेगा कि नहीं ये नहीं सिलेंगे, आप जैक्सन के पास जाओगे। इसी तरीके से इसका नाम चेंज कर दिया गया, यूनिस, ये कैरियोटिक, ध्यान देना, कैरियोटिक। कैरियोटिक मतलब होता है सेल। कैरियोटिक मींस क्या होता है, सेल। ये मान लो हम यूनिसेलुलर के लिए लिख रहे हैं, ये कंफ्यूज मत होइएगा। कैरियोटिक, ये कैरियोटिक, इससे भी हम कैरियोटिक, सिर्फ कैरियोटिक लिख रहे हैं। कैरियोटिक मींस क्या होता है, सेल। कैरियोटिक मींस क्या होता है, सेल। लेकिन ये क्या है, यूनिसेलुलर है। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये क्या है, यूनिसेलुलर है, मतलब पुराना है। ये क्या है, पुराना है। सबसे पहले तो सिंगल सेल ही है ना, तो ये क्या है, पुराना है। तो प्रोकैरियोटिक, इसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रोकैरियोटिक। क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। और मल्टी सेलुलर को क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक। तो अब हमको दो नाम मिल गया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। समझ आया आप लोग को? तो जो भी सेल्स होती हैं वो दो ही प्रकार की होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं, ये मिटा दे। देखिए जैसे एक बात आप लोग से पूछा जाए, क्या आपने अभी एक चीज कहा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते, नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं। उसे कैसे देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। लेकिन एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर हम आपसे कहें क्या आपने सिंगल सेल किसी चीज को देखा है, तो आपका जवाब तुरंत होगा नहीं। लेकिन आप लोगों ने देखा है, क्या देखा है, एग। ध्यान दीजिएगा, एग मींस अंडा। जितने अंडे होते हैं, जितने भी अंडे होते हैं, चाहे वो मुर्गी के हो, बत्तख के हो या शुतुरमुर्ग के हो, मतलब अंडे जितने होते हैं, अंडे के साइज से नहीं मतलब अंडा इतना छोटा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, उससे नहीं मतलब होता है। अंडे जितने भी होते हैं सब सिंगल सेल होते हैं, मतलब जितने भी एग होते हैं सब प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने भी अंडे होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक हम लोग देख सकते हैं, एग जितने भी होते हैं सब एक क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। अच्छा एक चीज और हम लोग पढ़ते हैं कि
लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक्स क्या होता है? पूछ सकता है एक नंबर में, लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक क्या होता है और स्मॉलेस्ट क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक। तो सबसे लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा सिंगल सेल होता है। और स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक क्या होता है? माइकोप्लाज्म। क्या होता है? माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म। ऑस्ट्रिच एग की 130 to 170 mm होता है, इतना बड़ा होता है ये, 1 माइक्रोन होता है। समझ में आया? तो लार्जेस्ट प्रो पूछ सकता है एक नंबर में कि लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक क्या होता है और स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक क्या होता है। अब इसके बाद हम यूकैरियोटिक पे आ जाते हैं। यूकैरियोटिक में लॉन्गेस्ट पूछ सकता है एक नंबर में, लॉन्गेस्ट यूकैरियोटिक, लॉन्गेस्ट यूकैरियोटिक क्या होता है? न्यूरॉन। क्या होता है ये? लॉन्गेस्ट यूकैरियोटिक इन ह्यूमन बॉडी। अगर मनुष्य के शरीर में पूछे, इन ह्यूमन बॉडी, ध्यान दीजिएगा, इन ह्यूमन बॉडी कि मानव शरीर में लॉन्गेस्ट यूकैरियोटिक सेल क्या होती है? न्यूरॉन। क्या होता है बेटा? न्यूरॉन। न्यूरॉन मींस तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका सेल, हमारा क्या होगा? तंत्रिका। न्यूरॉन मींस तंत्रिका सेल, तंत्रिका कोशिका सबसे लॉन्गेस्ट होती है। उसके बाद लार्जेस्ट, बड़ा कौन सा होता है? लार्जेस्ट यूकैरियोटिक, लार्जेस्ट यूकैरियोटिक इन ह्यूमन बॉडी, ओव्यूल। क्या होता है? ओव्यूल, अंडाशय। स्मॉलेस्ट यूकैरियोटिक, स्मॉलेस्ट यूकैरियोटिक, स्मॉलेस्ट यूकैरियोटिक क्या होता है? स्पर्म, स्पर्म। स्मॉलेस्ट यूकैरियोटिक क्या होता है? स्पर्म। ये समझ में आ गया आप लोगों को? लॉन्गेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑस्ट्रिच एग होता है, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक माइकोप्लाज्म होता है, लॉन्गेस्ट यूकैरियोटिक इन ह्यूमन बॉडी न्यूरॉन, लार्जेस्ट यूकैरियोटिक इन ह्यूमन बॉडी ओव्यूल, और स्मॉलेस्ट यूकैरियोटिक क्या होता है? स्पर्म। चलिए ये भी हम लोग जान गए। अब हम लोग एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा है जो हम आप लोग से करना चाहेंगे। मान लीजिए एक रैट है, ध्यान दीजिए, एक रैट है, एक ह्यूमन है और एक एलिफेंट है। इन लोगों में क्या अंतर है? ना किसी से पूछा जाएगा तो कहेगा कि चूहा छोटा होता है, मनुष्य हम लोग हैं, और हाथी हमसे भी बड़ा। हाथी, हाथी सब पे भारी, और हाथी हमारा साथी सबसे बड़ा। तो रैट, रैट, ह्यूमन और एलिफेंट में हम एक क्वेश्चन आपसे करें कि रैट में जो ये सेल होते हैं, सॉरी, रैट में जो सेल होते हैं वो कितने लंबे होते हैं? मान लीजिए हमने क्या दिया कि 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, कि रैट में जो सेल होते हैं वो 1 सेंटीमीटर होते हैं। तो ह्यूमन में कितने बड़े होंगे? कितने? कम से कम 10-20 सेंटीमीटर तो होने ही चाहिए, और एलिफेंट में उससे भी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा हमारी बात, ऐसा नहीं होता है। जो भी सेल होती है उसकी साइज हमेशा सेम होती है, हमेशा बराबर होती है, चाहे वो रैट में हो, चाहे ह्यूमन में हो, चाहे एलिफेंट में हो। अगर 1 सेंटीमीटर रैट में है तो 1 सेंटीमीटर ह्यूमन में भी रहेगी और 1 सेंटीमीटर एलिफेंट में ही रहेगी। बस क्या बढ़ता है? उसका नंबर बढ़ता है, क्वांटिटी बढ़ती है, न कि उसकी लंबाई बढ़ती है। उसकी लेंथ नहीं बढ़ती है, उसकी क्वांटिटी बढ़ती है। उसकी लंबाई उतनी ही रहती है, उसकी संख्या बढ़ जाती है। समझ में आया? जितना बड़ा रहेगा उतनी संख्या ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट, कोशिका के विषय में हम लोग इतना जान गए, लेकिन अभी एक चीज हम लोग नहीं जाने कि कोशिका की खोज कैसे हुई है, उसका खोजा कौन है, इसके विषय में हम लोग जानते हैं। देखिए, कोशिका, सेल, जो सेल शब्द आया है ये लैटिन भाषा के सेलुला से आया हुआ है। किससे आया हुआ है? सेलुला से। लैटिन भाषा के सेलुला से आया है, और सेलुला का मतलब होता है एक कोष्ठ, कमरा जिसको कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक कोष्ठ, कमरा।
अब इसकी को देखिए, हमने क्या कहा कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये दिखाई नहीं देते हैं, नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं। तो एक बात समझ गई यहाँ कि पहले माइक्रोस्कोप मतलब समझो, माइक्रोस्कोप क्या होता है, कोई भी छोटी वस्तु को, सूक्ष्म जीव को बड़ा करके दिखाता है। तो माइक्रोस्कोप की खोज हुई होगी तभी सेल की खोज हुई होगी। तो बात सही, पहले माइक्रोस्कोप खोजा गया होगा तभी सेल खोजा गया होगा। तो माइक्रोस्कोप के विषय में पहले हम लोग जान जाते हैं। माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप की खोज कौन किया था? एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि माइक्रोस्कोप की खोज कौन किया था? तो माइक्रोस्कोप की खोज कौन किया था? जैकेरियस जॉनसन। कौन किया था? जैकेरियस जॉनसन, जैकेरियस जॉनसन। माइक्रोस्कोप की खोज कौन किया था? जैकेरियस जॉनसन। और एक माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के खोज के बाद बायोलॉजी में एक क्रांति आ गई, सब कुछ डिफाइन होना शुरू हो गया। कब? जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज कौन किया था? केनॉल एंड रस, केनॉल एंड रस्का। केनॉल और रस्का नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज। जब माइक्रोस्कोप की खोज हुई तब हमारे सेल की खोज हुई। तो मिटा देते हैं, सेल की खोज हुई। सेल की खोज कैसे हुई? देखिए, एक चीज तो हम बताना भूल गए आप लोग को, बहुत भारी गलती होगी हमसे। इस चीज को हम आपको अभी बता देते हैं। देखिए, हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पढ़े थे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ध्यान दीजिएगा, यूकैरियोटिक, हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पढ़े थे। प्रोकैरियोटिक मतलब एक कोष की, यूकैरियोटिक मतलब बहुकोष की। उसमें हम एक अंतर आपको बताना भूल गए थे कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है? देखिए, जैसे कोई भी सर्कल बनाना हुआ हमें, तो कोई ना कोई केंद्र लेंगे तभी हमारा सर्कल तैयार होगा, कोई ना कोई केंद्र होगा तभी हमारा सर्कल होगा। तो इससे हम, इसी सर्कल को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। हिंदी में इसे कहा जाता है केंद्रक। ध्यान दीजिएगा, ये बात हम भूल गए थे वहां पे, यहां हम आपको बता देते हैं। न्यूक्लियस, केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक की खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। ये हमें याद कब पड़ा है? जब हमें कोशिका के खोज के विषय में बताना चाहे तब हमें पता चला कि रॉबर्ट नाम से एक चीज हमें और बताना था। तो रॉबर्ट ब्राउन 1831 में, ध्यान दीजिएगा, ये एक नंबर पूछता है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने केंद्रक की खोज की थी। अब ये केंद्रक, हम इसमें क्या बताना भूल गए थे कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और यूकैरियोटिक जो होते हैं उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये बात हम वहां बताना भूल गए थे, यहाँ आप लोग केयर कर लीजिए। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। एक अपवाद हम आपको बता देते हैं, अमीबा। अमीबा का नाम सुने होंगे। अमीबा को कहा जाता है, अमीबा अजरअमर है, उसकी कोई संरचना नहीं होती, हमने कुछ भी बना दी, ये वो हमारा अमीबा। ये हम देखिए, केंद्र का आप लोग जाएंगे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस खोज कौन किया? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन कब किए थे? 1831 में। अमीबा, अमीबा के विषय में हम आपको बता रहे थे कि अमीबा, अमीबा को क्या कहा जाता है? अमीबा को अजरअमर कहा जाता है। अमीबा की कोई भी संरचना है, इसको अजरअमर क्यों कहा जाता है? इसे कहीं से भी काट दीजिए, ये दूसरा अमीबा तैयार कर लेता है। तो अमीबा क्या है? सिंगल सेल है। अमीबा क्या है? सिंगल सेल है। ध्यान दीजिएगा हमारी बात, अमीबा क्या है? सिंगल सेल है, मतलब प्रोकैरियोटिक है, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस जो पाया जाता है तो इसे किस में रखा जाता है?
यूकैरियोटिक में रखा जाता है। बात समझ में आई? अमीबा सिंगल सेल है लेकिन उससे इसमें रखा जाता है, यूकैरियोटिक में रखा जाता है। क्यों यूकैरियोटिक में रखा जाता है? बिकॉज अमीबा हैव ए न्यूक्लियस। अमीबा के पास क्या रहता है? न्यूक्लियस रहता है। ये बात आपको स्पष्ट हो गई? ये बात हमें वहीं बताना चाहिए था, इसे हम भूल गए थे। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कोशिका के विषय में पढ़े थे, कोशिका की खोज के इलेक्ट्रॉन के विषय में हम आपको माइक्रोस्कोप के विषय में बता दिए। माइक्रोस्कोप की खोज किसने किया था? जैकेरियस जॉनसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज कौन किया था? कैनॉल एंड रस्का, कैनॉल और रस्का। अब हम लोग कोशिका की खोज पे आते हैं। कोशिका की खोज इन 60-65 में, ध्यान दीजिएगा, इन 60-65 में रॉबर्ट हुक के नाम, रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट का नाम आया है तभी हमें न्यूक्लियस की याद आई है। तो केंद्रक न्यूक्लियस की खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन किए थे। कब किए थे? 1831 में। लेकिन हम लोग यहाँ कोशिका के खोज के विषय में पढ़े। इन 60-65 में रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या कॉर्क में, कॉर्क मीन्स क्या होता है? कॉर्क मीन्स क्या होता है? रॉबर्ट हुक ने जो कहा था, रॉबर्ट हुक ने अपना प्रयोग किस पे किया था? कॉर्क पे किया था। कॉर्क क्या होता है? जैसे ये बॉटल है, ये बॉटल है, ये बॉटल का क्या है? ढक्कन है। ये बॉटल का क्या है? ढक्कन है। तो इसी को कॉर्क कहा जाता है। इसी क्या कहा जाता है? कॉर्क कहा जाता है। लेकिन वो कॉर्क किसका बना था? बार्क का बना था। बार्क का बनने का मतलब लकड़ी का बना हुआ था। ध्यान दीजिएगा, कॉर्क किसका बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था। और लकड़ी क्या है? कटी हुई लकड़ी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। ध्यान दीजिएगा हमारी बात, वो डेड सेल है। नॉन लिविंग सेल न कह के हम उसे क्या कहेंगे? डेड सेल कहेंगे, डेड सेल कहेंगे, मित्र कोशिका कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, मित्र कोशिका, मरी हुई कोशिका है। अब इन्होंने क्या किया? उस लकड़ी के कॉर्क का सेक्शन काटे। सेक्शन मतलब जितना पतला, अधिक से अधिक पतला काट सकते थे। और अपने द्वारा उन्होंने एक माइक्रोस्कोप खोजे थे। उनकी खोज नहीं कही जाएगी, लेकिन एक ऐसा यंत्र बनाए थे जिसमें इन्होंने उस कॉर्क को रखा, लकड़ी के कॉर्क को रखा। तो उन्होंने देखा कि उस कोशिकाओं में, कोशिका की बात तो हुई नहीं, उन्होंने देखा कि उस कॉर्क में ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक नुमा संरचना है। उन्होंने देखा कि उस कॉर्क में ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक नुमा काफी संरचना पाई जा रही है। तब उन्होंने इसका नाम कोशिका दिया। उन्होंने इसका नाम क्या दिया? सेल। उन्होंने उसका नाम क्या दिया? सेल। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया। पुस्तक का क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया इनकी पुस्तक का नाम है। इसमें इन्होंने सेल के विषय में उल्लेख किया, लेकिन इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उसमें एक ब्लॉक्स नुमा संरचना पाई जाती है जिसे सेल कहते हैं। उसके आगे इन्होंने कोई वर्णन नहीं किया। इसके आगे इन्होंने कोई वर्णन नहीं किया। सिर्फ इन्होंने ये कहा कि उस कॉर्क में ब्लॉक्स नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। किस पुस्तक में उन्होंने उल्लेख किया था? उनकी पुस्तक का क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया। लेकिन क्या होता है कि हमने क्या बताया कि वो लकड़ी का था और वो डेड सेल थी। क्या थी? डेड सेल थी। डेड सेल थी, इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि ये मृत कोशिका की खोज की है। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने किस कोशिका की खोज की है? मृत कोशिका की खोज की है। किस सन में की है? 1665। फिर आगे ये मिटा देते हैं हम। ये मृत कोशिका की खोज की है। फिर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इन 1674 में लिवेनहॉक नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने पॉन्ड मीन्स तालाब में पाए जाने वाले स्पायरोगायरा, तालाब में पाए जाने वाले स्पायरोगायरा पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि यह एक संरचना होती है जिसे हम लोग सेल कहते हैं। तो इन्होंने भी इतना बता के वहां पे छोड़ दिए, लेकिन इन्हें क्या कहा जाता है? ये लिविंग सेल की खोज किए थे। ध्यान दीजिएगा, लिवेनहॉक का नाम आएगा तो क्या होगा? जीवित कोशिका। कौन सी कोशिका होगी? जीवित कोशिका। अगर लिवेनहॉक का नाम आता है तो कोशिका कैसी होगी? जीवित कोशिका होगी। और रॉबर्ट हुक का नाम आता है
तो मित्र कोशिका होगी, मरी हुई कोशिका होगी। अब आगे आइए, इन्होंने भी इतना कह के छोड़ दिया, ये भी इतना कहकर छोड़ दिए। तब दो वैज्ञानिक फिर आए जिनका नाम है वो 1835 में, कब आए? 1835 में। उसके बाद 1835 में जब दो वैज्ञानिक आए जिनका नाम है स्लीडन एंड सॉन। क्या नाम है? स्लीडन एंड सॉन। स्लीडन एंड सॉन नाम के दो वैज्ञानिक आए जो जर्मनी और इटालियन थे। ये दोनों वैज्ञानिकों ने मिलके एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत को हम लोग कहा जाता है सेल थ्योरी। क्या कहा जाता है? सेल थ्योरी। ये एक नंबर में पूछता है कि कोशिका सिद्धांत कौन दिया है? स्लीडन एंड सॉन नामक वैज्ञानिक दिए हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होती है? सेल थ्योरी वही होती है कि सेल क्या होता है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इन्होंने ये बताया कि ये एक सेल होती है जो सभी कोशिकाओं में ये सेल होती है जो सभी ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट हो। और समझ आ गया कि हम एनिमल्स और प्लांट की बातें क्यों बार बार कर रहे थे? तो ये सेल ही एक ऐसी चीज है जिससे पूरे प्लांट्स बने हुए हैं और पूरे ऑर्गेनिज्म एनिमल्स बने हुए हैं। ये लेक्चर यहीं तक। आगे हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल के विषय में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। या आगे हम उसको हमें फिगर के माध्यम से समझाना होगा, इसलिए ये लेक्चर यहीं पे। अगले लेक्चर में हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल का फिगर बना के बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे कि सेल चैप्टर से कहीं से भी कोई क्वेश्चन 9, 10, 11, 12 में आपको आ जाए तो ये हमारा विश्वास है कि आपको एक भी नंबर इस चैप्टर से कटने वाला नहीं है, बशर्ते आप इसको अच्छे से पढ़ें।